वेलकम टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखा गया है, जिस फेरबदल को मंडल 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मंडल 2.0 क्या है, क्या इसकी वजह से बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवादी का जो विचारधारा है उसको चुनौती मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप इस खबर में देख पाएंगे कि मंडल 2.0 और विपक्षी के लिए जो है पिछले बार की तरह आसान नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मंडल कमीशन क्या है और इसका क्या महत्व है। इस मंडल कमीशन का जो स्थापना है वो 1979 में ये जनता पार्टी के गवर्नमेंट के समय में किया गया था, जिस समय कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और इस जो कमीशन है इसका अध्यक्षता विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के 7वें चीफ मिनिस्टर रहे थे 1968 में। हालांकि इन्होंने 30 दिन के बाद ही जो है चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया था और मंडल कमीशन के अध्यक्षता भी किए थे। ये जो मंडल कमीशन था बेसिकली इसका जो लक्ष्य था वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को जो है वो आइडेंटिफाई करना था, ताकि उसके अनुसार जो है वो सरकारी नीतियों को कार्यान्वित किया जा सके, बनाया जा सके। दोस्तों, अगर मंडल कमीशन की बात करें तो मंडल कमीशन के तहत जो है ओबीसी का निर्धारण किया गया था। ओबीसी क्या था? तो अदर बैकवर्ड क्लास। क्योंकि एससी एसटी को पूर्व से ही 22.5% जो है वो रिजर्वेशन दिया जा रहा था। ओबीसी का निर्धारण करने के लिए जो मंडल कमीशन है उसके द्वारा 11 क्राइटेरिया को जो है वो चिन्हित किया गया और ये 3 सेक्टर से था। और वो सेक्टर था सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक। अगर सोशल यानी सामाजिक की बात करें तो इसके तहत जो है सो कि 4 बिंदु को रखा गया था। आप इसमें देख सकते हैं, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सोशल के बाद एजुकेशनल में जो है सो कि 3 मुख्य बिंदु रखा गया था। और वहीं इकोनॉमिक में भी अगर देखा जाए तो 4 महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया था। और ये जो है सो कुल मिला के 11 जो है महत्वपूर्ण बिंदु हुआ था। और इसी के आधार पर पॉइंट का भी व्यवस्था किया गया था, यानी कि अलग अलग इंडिकेटर के लिए जो है अलग अलग पॉइंट रखा गया था। अगर हम बात करें सोशल इंडिकेटर का, तो सोशल इंडिकेटर के लिए जो है 3 पॉइंट्स रखा गया था। टोटल जो है 4 स्पेशल क्राइटेरिया था और वो चारों जो है हर एक क्राइटेरिया के लिए 3 पॉइंट रखा गया था। उसी तरीके से एजुकेशनल में 3 क्राइटेरिया था और हर एक क्राइटेरिया के लिए 2 पॉइंट रखा गया था। और इकोनॉमिक इंडिकेटर का बात करें तो इसमें भी जो है सो 4 क्राइटेरिया था और हर एक के लिए 1-1 पॉइंट रखा गया था। और ये सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाए तो ये जो है सो कि टोटल हो जाता है 22 पॉइंट। और मंडल कमीशन के द्वारा इसी को जो है आधार बनाया गया था, यानी कि सारे जो क्लास था, जो भी ग्रुप था कास्ट का, उसमें जो है 0 से 22 पॉइंट के आधार, यानी इसी को मार्क्स माना गया था। जो भी अगर 50% या उससे कम मार्क्स स्कोर करता था, जैसे कि मान लीजिए कोई जाति है जिसको कि 11 पॉइंट प्राप्त हुआ या फिर उससे कम मार्क्स प्राप्त हुआ, यानी कि 11 से कम पॉइंट प्राप्त हुआ, तो उसको जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानते थे। वहीं अगर जिसने 50% मार्क्स या पॉइंट से अधिक जिसने प्राप्त किया उसको एडवांस के दर्जे में डाल दिया जाता था। और इसी पॉइंट के आधार पर जो है वो ओबीसी के अंदर आने वाले सभी जातियों को 27% का जो है वो जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। अगर दोस्तों देखा जाए तो मंडल कमीशन में जो डेटा का उपयोग किया गया था वो 1931 का सेंसस का जो डेटा था उसी का उपयोग किया गया था। और ये जो मंडल कमीशन था इसको जो है 1779 में इसका गठन किया गया था और इसका जो रिपोर्ट है वो 1780 में आया था। हालांकि एक आध दशक तक जो है इस पर कुछ खास चर्चा नहीं चला था। एक बार इंदिरा गांधी के द्वारा इसको उपयोग में लिया गया था चुनाव के समय में, और उसके बाद जो है सो कि इसको फिर से ठंडे बक्से में डाल दिया गया। 1990 में जो है इसको धूल फेंकते हुए अलमारी से बाहर निकाला गया था, ताकि इसके बदौलत जो है सरकार को बचाया जा सके। और ये सरकार जो है भारत के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का था और इसी को जो है संसद में लाया गया था। और इसका जो काफ़ी पुरजोर विरोध किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। और इसका केवल विरोध राजीव गांधी के द्वारा ही नहीं, ये जो आया था प्रस्ताव, इसका विरोध जो है सो काफ़ी बड़े लेवल पे जो है पूरा भारत स्तर पे किया गया था। और इस विरोध में जो है सबसे ज़्यादा जो भाग लिया था वो स्टूडेंट ने इसमें भाग लिया था। और अगर देखा जाए तो सामाजिक परिदृश्य से तो एससी एसटी ऑलरेडी जो है सो 25% के आसपास अपना रिजर्वेशन को एंजॉय कर पा रहे थे। और उसके बाद जो है सो 27% इसको दे दिया गया, और जिसके कारण जो है सो कि अराउंड 50 से 55% जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था वो रिजर्वेशन के अधीन आ गया था। और यही कारण था कि ये जो है सो कि काफ़ी बड़ा
मैसिव प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया था ये वाला रिजोल्यूशन। और अगर बात किया जाए कि इसमें स्टूडेंट इतना ज़्यादा आहत हुआ था कि कई स्टूडेंट जो है आत्मदाह कर लिया था, यानी कि खुद को आग लगा लिया था। दोस्तों इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जानना हो आप गूगल कर सकते हैं, आप इसके हृदय विदारक चित्रों को आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर मंडल डिसीजन की बात करें तो ये पूरे देश भर में जो है सो कि एकाएक काफ़ी आग लगाने का काम किया था। हालांकि इसी में से जो है कुछ क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का भी उदय हुआ था और उसी में जो ओबीसी लीडर जैसे कि मुलायम सिंह यादव हो गए, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान इत्यादि ये लोग जो है क्षेत्रीय नेता का उदय हुआ था। हालांकि इनके द्वारा 25 साल के आसपास जो है वो अपने स्टेट में ये लोग रूल कर सके। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो मंडल कमीशन को जो लागू किया गया था तो इसको बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जो है 9 जज का जो बेंच था इस पे सुनवाई किया। दोनों ही पक्ष के बातों को सुनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोविज़न लाया गया कि जो किसी भी तरीके का जो रिजर्वेशन होगा वो मैक्सिमम 50% होगा, ठीक है, एजुकेशनल और जॉब वैकेंसीज में। और साथ ही साथ ओबीसी में जो है एक क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया। क्रीमी लेयर क्या होता है, तो वैसा परिवार जिसके पेरेंट्स के कमाई को जोड़ करके एक साल में 8 लाख से अधिक हो जाता है तो वैसे परिवार को जो है क्रीमी लेयर के कैटेगरी में ला दिया जाता है। और इसके बाद जो है सो कि फाइनली जो है वो मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट था उसको 16 नवंबर 1992 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जो वर्तमान स्थिति है वो अभी तक यथास्थिति बना हुआ है। अगर हम वर्तमान में जो मंडल 2.0 है अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जो कांग्रेस का जो अभी स्टैंड है वो काफ़ी 360 एकदम पूरा के पूरा बदल गया है। अगर इतिहास को पलट के देखा जाए तो राहुल गांधी के जो ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कास्ट सेंसस का विरोध 1951 में किया था। वहीं इंदिरा गांधी के द्वारा भी जो है इसको तवज्जो नहीं दिया गया था मंडल कमीशन के रिपोर्ट को। हालांकि 1980 में जब प्रधानमंत्री दोबारा बनना था तो इन्होंने इसका उपयोग किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है इसमें जितनी आबादी उतना हक का बात किया गया है। ये वर्तमान में जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें इसका काफ़ी पुरजोर तरीके से इस नारे का उपयोग किया जा रहा है। इस बार के जो कर्नाटक चुनाव है इसमें जो है नारा लगाया जा रहा है कि जिसका जितना पॉपुलेशन है उसी प्रोपोर्शन में उसका रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और वही कुछ नेताओं का ये भी मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसको बदल के 75% कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अपोजिशन के द्वारा सोशल जस्टिस के नाम पे जो बीजेपी का हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, यानी कि जो बीजेपी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को जो एंजॉय करता है उसको चुनौती देने का एक जो है ये आधार बन सकता है। वहीं अगर हम बात करें कास्ट सेंसस का तो कास्ट सेंसस जो है जनरली क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा जो है इसका समर्थन किया जा रहा था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इसमें कांग्रेस ने भी जो है सो इसको बैक कर दिया है, यानी कि कांग्रेस ने भी जो है अपना समर्थन कास्ट सेंसस के तरफ दिखाया है। वहीं अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के द्वारा क्यों किया गया है तो पहले ही बताया कि जो बीजेपी का एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व और नेशनलिज्म, तो इसी को जो है काउंटर करने के लिए कांग्रेस के द्वारा कास्ट सेंसस को जो है समर्थन दिया गया है। हालांकि अगर बात करें कि पहले कभी कास्ट सेंसस हुआ है या नहीं तो उसमें देखा जाए तो 2011 में जो है वो कांग्रेस के द्वारा ही सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाया गया था। हालांकि जो कांग्रेस के द्वारा इसके रिपोर्ट को बाहर नहीं निकाला गया था और ठीक इसी प्रकार से जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इसके द्वारा भी जो है सो कि ACCC का जो रिपोर्ट था उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। कर्नाटक में अगर हम बात करें तो 2015 में कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसके द्वारा भी जो है कास्ट सर्वे करवाया गया था, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो कभी भी पब्लिक डोमेन में बाहर नहीं आया। उसी प्रकार से बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा भी जो भी बिहार में कास्ट सेंसस करवाए जाने की बात कही जा रही है। और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया में बात करें यानी आज़ाद भारत की बात करें तो 1951 से 2011 तक जो सेंसस होता था इसमें SC ST का तो जो संख्या था उसको बाहर निकाला जाता था, लेकिन बाकी के जातियों का जो संख्या था उसको अनडिस्क्लोज ही रखा जाता था। उसके बाद जो है सो कि आखिरी बार 1931 में जो है एक बार कास्ट सेंसस करवाया गया था, जिसके बिना पर 1941 में MWM
येट्स जो कि सेंसस कमिश्नर थे, उनके द्वारा एक नोट लिखा गया था कि भारत में जो है वो कास्ट सेंसस करवाना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि लगभग 4200 जातियां सामने आई थी और उसके बाद उपजातियों को गिन लिया जाए तो तकरीबन 70,000 से ऊपर का डेटा निकल के आ रहा था, जो कि किसी भी तरीके से इसको बाइफरकेट कर पाना इतना आसान नहीं था। अब अगर आप कहेंगे कि इस कास्ट सेंसस को लेकर के बीजेपी का क्या रुख है, तो बीजेपी जो है कास्ट सेंसस को पूरी तरीके से अपोज करता है। क्योंकि इसका मानना है कि इससे जो है समाज में काफ़ी गतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि सभी जातियों में आपस में जो है गतिरोध की स्थिति बन जाएगी और ये एक ऐसा डिबेट का मुद्दा हो जाएगा जो कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन से बाहर निकल के लोगों के ड्राइंग रूम और जो है सो कि गली नुक्कड़ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो बीजेपी का एक एजेंडा है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, यानी कि हिंदू यूनिटी की जो इसका आइडियोलॉजी है, उसको भी जो है इससे काफ़ी कमज़ोर किया जा सकेगा, जो कि देश के राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़ा चुनौती भविष्य में बन सकता है। अब आप बात करेंगे कि ये कास्ट सेंसस जो है अभी फिर से लाइट में क्यों आ गया है, तो अभी कुछ ही समय पहले, अगर कुछ दिन की बात करें, कुछ दिन पहले जो है अपोजिशन पार्टी का जो है सो कि एक मीटिंग हुआ था स्टालिन के साथ चेन्नई में, जिसके बाद स्टालिन के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, जिसके तहत जो है सो कि वीपी सिंह, जो कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, उनका चेन्नई में पुतला लगाए जाने की बात कही गई है और उनके द्वारा जो है सो कि वीपी सिंह को मसीहा ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा गया है। इसमें हैरानी का बात सिर्फ इतना है कि आज 33 साल हो गया है ओबीसी रिजर्वेशन को जो है एक्ट कार्य करते हुए, तो ये जो हृदय परिवर्तन है इसको होने में 33 साल का समय क्यों लगा। और सबसे बड़ा हैरानी का बात ये भी है कि जहाँ पूरे साउथ इंडिया का जो राजनीति है वो पेरियार के द्वारा जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था उसके ऊपर जो है आधारित होता है, लेकिन इस बार का जो राजनीति है, करंट पॉलिटिक्स जो साउथ इंडिया का है, वो ओबीसी के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ये भी एक काफ़ी बड़ा जो है उलटफेर के रूप में इसको देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कि कर्नाटका जो है अभी वर्तमान में मंडल पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया है, वहीं जो है सो कांग्रेस के सिद्धरमैया जो है उनके द्वारा ये कहा गया है कि ओबीसी का कोटा को बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने जवाब में जो है सो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव चला है, जिसके तहत मंडल और कमंडल को जो है साथ लाने की बात कही गई है। बीजेपी ने क्या किया है दोस्तों कि जो मुस्लिम का जो रिजर्वेशन था 4% को, उसको वापस ले लिया है और उसको 2% जो है वो कर्नाटक के जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है जो कि सैफरॉन को सपोर्ट करते हैं, लिंगायत और जो है सो कि वोक्कल लिंगा को जो है 2% रिजर्वेशन जो है सो कि बढ़ा दिया गया है उसके, या फिर यूँ कहिए कि बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए कि क्या ये जो है मंडल पॉलिटिक्स बीजेपी के विरोध में काम कर पाएगा, तो देखिए इसका जवाब जो है सो कि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है कि ये काम बीजेपी के विरोध में नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पहले के जो प्रधानमंत्री थे, जिस समय ये मंडल कमीशन आया था, उस समय जो है सो कि फॉरवर्ड प्रधानमंत्री थे। अगर अभी वर्तमान में भी अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते जो कि राजपूत हैं, या फिर जो है सो कि वाराणसी के काशी के कोई होते जो कि मतलब फॉरवर्ड अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता, तो संभवतः ये ज़्यादा बेहतर काम कर पाता। लेकिन अगर मोदी जी के केस में देखा जाए तो मोदी जी जो खुद भी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, गुजरात से, और इनका काफ़ी अच्छा जो है सो प्रभाव है ईबीसी पर, यानी कि एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लास है, खास करके जो कुर्मी है, उसके ऊपर इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनके द्वारा जो है सो कि कुछ भारतीय राजनीति में जो है सो कि पहली बार कुछ ऐसा उन्नत कदम भी उठाया गया, जिसके तहत एक दलित को राष्ट्रपति बनाया गया जो कि रामनाथ कोविंद थे। वहीं जो है सो कि एक ट्राइबल महिला जो कि द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है सो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति के पद पे। वहीं अगर हम बात करें कि क्या मंडलाइट पार्टी जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा, तो दोस्तों इसका जवाब जो है वो नाम ही आता है। क्यों? क्योंकि मोदी के द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो ऑलरेडी जो है बीजेपी का मंडलाइजेशन किया जा चुका है, यानी कि अभी भी जो बीजेपी है उसमें ओबीसी का काफ़ी अच्छा प्रभुत्व देखने को मिलता है, और यही कारण है कि इसको जो है वो बीजेपी के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।